अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं इंतहाई ज़्यादा अहम टॉपिक के बारे में, दैट इज़ चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर एंड साउथ एशिया। तो इस पे बात करने से पहले मैं उन सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा जो पेपर दे आए हैं। अब जो हो गया, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। CSS के पेपर अगर आपको नहीं पता तो आज ख़त्म हुए हैं। आज जो भी डेटा, खैर मुझे याद नहीं है, तो जो भी डेटा आज लास्ट पेपर हो रहे हैं, तो जब तक ये वीडियो आउट होगी तो तब तक ये पेपर ख़त्म हो चुके होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दोस्त एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द इंटरव्यू। अच्छा, तो चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर एंड साउथ एशिया के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ठीक है, एंड उसका साउथ एशिया पे क्या असर पड़ रहा है। इनफैक्ट असर क्या पड़ना है सबको ही पता है कि पाकिस्तान इज इन द कोर्ट ऑफ चाइना एंड रशिया व्हाइल इंडिया इज सिटिंग इन द लैप्स ऑफ USA। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाई दैट फिनोमेना इज हैपनिंग। ये हम आज देखेंगे। बिफोर गोइंग टू लेक्चर ऑब्वियसली सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वीडियो को लाइक किया करें यार, कमेंट भी कर दिया करें, अप्रिशिएट कर दिया करें अगर अच्छा काम होता है। कई वीडियोस को बड़ा टाइम लग जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसको बड़ा टाइम लगा है मुझे बनाने में, यकीन करें। इसका PDF आपको फेसबुक पेज से मिल जाएगा। आपका इसका लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज यू डोंट हैव टू नीड एनी फेसबुक अकाउंट टू डाउनलोड दिस पर्टिकुलर फाइल। तो आप बेफिक्र रहेंगे, जो मैं फर्स्ट कमेंट में लिंक डालूंगा उससे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अमूमन ये मुझे कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन आया था कि उनका फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, तो आप जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द टारगेट पेज। हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा फिनोमेना हुआ क्या है, हुआ क्यों है। साउथ एशियन रीजन जो है इस वक्त टर्मोइल में है। अगर आप देखें श्रीलंकन जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर गई है। पाकिस्तान इज़ आल्सो ऑन द फ्रेजाइल कंडीशन। और इंडिया में आप देखें, इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो भी कुछ इतने अच्छे नहीं जा रहे। तो क्या रीज़न क्या है कि ये शिफ्ट क्यों हो रही है। यानी कि अब जो इंडिया है वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है। तो ये क्यों आखिर चीज़ें हो रही हैं, तो ये हम देखते हैं। अब हुआ क्या था फिनोमेना, हम बात करते हैं 20वीं सदी की। 20वीं सदी में चलते हैं, 2 वॉर्स हुई हैं, ठीक है, World War I, World War II। World War II ने जो नक्शा बदला है ना दुनिया का, वो बड़ा ज़रूरी है समझना। उसमें क्या हुआ, World War II में 2 के बाद 2 सुपर पावर्स इमर्ज हुई, रशिया एंड अमेरिका, ठीक है। अब रशिया और अमेरिका जब सुपर पावर्स हुई तो कोल्ड वार आ गई। कोल्ड वार एरा में हुआ क्या जी कि अमेरिका अपने एलाइज के साथ था और रशिया अपने एलाइज, रशिया पर्टिकुलरली USSR, ठीक है। 1991 में कोल्ड वार एरा का एंड होता है, यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाती है, एक बंदा आ जाता है, ठीक है, अमेरिका। USSR डिसइंटीग्रेट कर देता है तकरीबन 16 के करीब रियासतों में, एक वो खुद था, 15 और थी, ठीक है। तो इससे हुआ क्या जी के 1991 से लेके तकरीबन 2010 तक, ठीक है, या 9/11 तक, तो कम से कम 2010 आप कह सकते हैं। तब तक क्या हुआ, अमेरिका सोल सुपर पावर था दुनिया की, एक ही सुपर पावर था, ठीक है, दूसरा कोई कंपटीटर नहीं था। लेकिन अब ट्विस्ट आता है जब दुनिया मल्टीपोलर में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। राइज ऑफ रशिया, चाइना राइज कर, इकोनॉमिकली चाइना ने बहुत राइज किया है। यूरोप जो है वो अमेरिका से खटा सा होना शुरू हो गया है थ्रू द आफ्टर द ट्रम्प एरा। साउथ एशिया में आप देखें इंडिया, पाकिस्तान ये इमर्ज हो रहे हैं, इकोनॉमिकली भी एंड पॉलिटिकली भी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। अरब वर्ल्ड जो है वो रशिया की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन कर रही है, चाइना की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन कर रही है, क्योंकि अरब वर्ल्ड अपना तेल बेचना है, वो किसको बेचेंगे, जो फैक्ट्री होगी। तो आप जानते हैं चाइना जो है वो दुनिया की फैक्ट्री है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना। तो अरब वर्ल्ड क्या करती है, अरब वर्ल्ड चाइना को इंक्लाइन कर रही है और चाइना की वजह से उन्हें रशिया का भी साथ देना पड़ता है। इसके अलावा रशिया और जो अरब वर्ल्ड है वो कंपटीटर है मार्केट में, तो उन्हें उस हिसाब से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अब इस पर्टिकुलर जो चीज़ है इसके क्या फैक्टर हैं जिस वजह से ये वर्ड जो है वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर जा रही है।
तो इसके 3 मेन फैक्टर है। पहला, इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना। चाइना ने इकोनॉमिकली जो 1990s से बात तरक्की की है ना, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, वो बड़ी सरप्राइजिंग है। दूसरा जो फैक्टर था वो अरब स्प्रिंग वेव था। 2011 से लेकर 2014 तक आपको पता होगा अरब स्प्रिंग वेव आई थी, ट्यूनीशिया से शुरू हुई है, ईरान तक आई है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ है, अरब स्प्रिंग से ना छोटे छोटे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, ISIS टाइप, वो बन गए अरब वर्ल्ड में, ठीक है। इससे 2 चीज़ें हुई। एक तो जो गल्फ था वो डिस्टेबलाइज होना शुरू हो गया। वो उतनी माइट जो थी USA की, वहाँ पे बहरीन में आपको पता बेड़ा था इसका, है अभी भी अमेरिका का, तो उसमें जो शेक हो गया उनका जो बिलीव था कि अगर गल्फ पे कोई अटैक करता है तो अमेरिका उन्हें बचाने आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुई कि ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स बने, इन्होंने बड़ा चैलेंजिंग रोल प्ले किया। आप देखें सीरिया में, इराक में, ठीक है, उसके अलावा लीबिया में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अभी भी सिविल वॉर चल रही है और यहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। अब वो क्यों इन्वॉल्व है, टू रिटेन देयर हेजेमनी। अब पिंड का जो चौधरी होता है, गांव का जो चौधरी होता है, वो क्या कहता है कि वो मसले मसाइल हल करता है ना, तो अमेरिका इज़ लाइक दैट। अमेरिका वहाँ पे चला गया। उसके बाद अफगानिस्तान में भी जंग शुरू हो गई 9/11 के बाद। तो ये वो चीज़ें थी जिस वजह से अमेरिकन जो इकोनॉमी थी वो डिप्लीट करना शुरू हो गई। एंड अमेरिकन जो हेजमनी थी वो, जब ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी से थप्पड़ खाते हैं तो आपकी भी इमेज का मसला बन जाता है। तो यहाँ पे जो तालिबान ने थप्पड़ मारा था अमेरिका को, उसके अलावा जो सीरिया में थप्पड़ पड़े हैं, तो वो जो चीज़ें हैं कुर्दिश की तरफ से, सॉरी कुर्दिश कह रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी चीज़ें हैं। इराक में कुछ इस तरह का मामला हुआ, तो इस वजह से भी अमेरिका की इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचा और वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ चली गई। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है रशिया का राइज। दोबारा रशिया राइज कर रहा है मिलिटरीली। जितनी रशिया इस वक्त एडवांस स्टेज पे खड़ा है, उतना दुनिया में कोई मुल्क नहीं, इवन के अमेरिका भी नहीं खड़ा। आप Su-130, आप Su-30, अगर इफ़ यू रिमेंबर, ये फरवरी 2019 में इंडिया ने हमला किया था। तो वो जो प्लेन था, पाकिस्तान का क्लेम है कि पाकिस्तान ने मार गिराया, जबकि इंडिया कहता नहीं मारा। एक तो मिराज था ना, वो तो पाकिस्तान आ गया था अभिनंदन वाला। एक था Su-30, उसको क्लेम किया जाता है कि कोई इजरायली पायलट चला रहा था। तो वो जो प्लेन था, ठीक है, वो रशियन बेस था। उसके अलावा S-400, S-500, आपको पता होगा S-400 इंडिया और तुर्की ने खरीदे हैं, और इनफैक्ट USA से अपने रिलेशन ख़राब करके खरीदे हैं दोनों ममालिक ने। तो ये बड़ा एक था। उसके अलावा क्या हुआ जी, कोऑर्डिनेशन विद चाइना एंड ईरान। रशिया की जो कोऑर्डिनेशन है ना चाइना और ईरान के साथ, एंड नॉर्थ कोरिया आल्सो। तो ये जो चीज़ें हैं ये रशिया को दोबारा वर्ल्ड स्टेज पे एक इम्पोर्टेंट एक्टर के तौर पर ले आती हैं, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर हैं। तो आइए हम इसको फर्दन एक एक करके देखते हैं। अरब स्प्रिंग बेसिकली क्या था? अरब स्प्रिंग ओबामा के इरा में आया था, इफ़ यू रिमेंबर। ओबामा कब आया था, ठीक है, आप इसको कमेंट में मुझे बताएंगे। ओबामा के इरा में आया था 2011 से 2014 तक। ये 3 साल तक ये स्प्रिंग चली रही है, और ये चली थी इन द गल्फ वर्ल्ड, अरब, ठीक है। और इससे जो डेथ हुई है, डिस्ट्रक्शन हुई है, बहुत ही ज़्यादा हुई है। यानी कि अभी तक 3 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक सिविल वॉर चल रही है। कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ के जो लीडर हैं उनको मार दिया गया था, और कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे टोटल ही सिस्टम चेंज हो चुका है, जैसे ट्यूनीशिया, जैसे इजिप्ट, वहाँ पे चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इराक, सीरिया, यमन, लिबिया, वहाँ पे अभी तक ये वॉर्स चल रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ठीक है। The turmoil gave birth to a number of sponsored terrorist organization result in the region still in turmoil। अब स्पॉन्सर्ड से यहाँ क्या मुराद है? स्पॉन्सर्ड ऑब्वियसली अगर अमेरिका बचाने आएगा, अमेरिका जिस बंदे को सपोर्ट करेगा उसके एंटी कौन होगा? रशिया या ईरान, या जो भी अमेरिका के एंटी होगा। तो ये एक कंप्लीट स्केच आप देख सकते हैं। ये चीज़ स्टार्ट हुई ट्यूनीशिया से, वहाँ से फिर ये मुख्तलिफ ममालिक में, इजिप्ट में फैल गई, यमन, लीबिया, सीरिया। ये तो वो ममालिक हैं जहाँ पे टोटली चीज़ें बड़ी वर्स्ट हुई हैं, ठीक है, जहाँ पे डेथ्स इतनी ज़्यादा हुई। उनके लिबिया में सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट टाइमलाइन है, ये एंड होती है आके इन द ईरान, ठीक है। तो
मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आएगा कि कौन सा ममालिक अरब स्प्रिंग से कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। ट्यूनीसिया जो है, यहाँ से ये जो रीजन है लीबिया से ऊपर, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ से फिर ये इजिप्ट में फैल गई, इजिप्ट से फिर लीबिया में, और फिर ऑल ओवर द जो अरब था, इवन कि मोरितानिया में भी इसके इफेक्ट थे, अल्जीरिया, मोरक्को, सूडान में भी इसके इफेक्ट थे, ठीक है। जॉर्डन में थे, कुवैत, रियाद, कोई मुल्क जो अरब रीजन में था वो इससे आउट नहीं था। इनफैक्ट ईरान यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ईरान में भी मसाइल पैदा हुए थे, ठीक है, अरब स्प्रिंग की वजह से। हालांकि अरब और ईरान का तल्लक क्या है, लेकिन फिर भी पैदा हुए थे। अब ये जो ममालिक है जो रेड में है, ये सीरिया, इराक, ये यमन, लीबिया, ये अभी तक सिविल वॉर में है। ये तीनों जो ब्लू में है यहाँ पे, ये जो डार्क ब्लू है वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई है। और उसके बाद जो हमारे पास अल्जीरिया, मोरक्को, मोरितानिया, इजिप्ट, यहाँ पे सिस्टम चेंज हो गए। सूडान जो था वहाँ पे सिस्टम वगैरह चेंज हो गए थे। उसके अलावा फेलिंग स्टेट है, ऑब्वियसली जहाँ पे सिविल वॉर चल रही है वो फेलिंग स्टेट है, जिसमें यमन और लीबिया है। इराक और सीरिया में हुकूमतें कायम हैं, लेकिन उनकी रिट जो है वो नहीं वहाँ बन रही, क्योंकि अब ये आप अगर ऊपर देखेंगे, ये कुर्दिश एरिया, इराक का एरिया जो, लेकिन कुर्दिश कंट्रोल, यहाँ पे कुर्दिश कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट यूरोप इनको बैक भी करता है, ठीक है। इस वजह से तुर्की और यूरोप, बाकी यूरोप में मामलात ख़राब भी हैं, तो ये भी है। अब कुछ ममालिक में एब्सोल्यूट मोनार्की है, वहाँ पे चीज़ें बेहतर रही थी निस्बतन, वहाँ पे लोग बाहर निकले ज़रूर थे, लेकिन उसको बड़ी आप कह सकते हैं ब्रूटैलिटी के साथ इस तहरीक को दबा दिया गया था। तो ये वो चीज़ थी अरब स्प्रिंग की। ये कब हुई थी? 2011 से 2014 में, और ये शुरू हुई थी बेसिकली ट्यूनीसिया में। एक बंदा था, एक आप कह सकते हैं कार्ट पुलर, उसने गुर्बत से तंग आकर अपने आप को आग लगा ली थी। आई गेस ये सितंबर 2011 की बात है। तो वहाँ से फिर ये जो प्रोटेस्ट से ये इन्फ्लेट होना शुरू हो गए। फिर ट्यूनीसिया से इजिप्ट, मैंने आपको बताया स्टोरी, इजिप्ट से लीबिया एंड ऑल ओवर द अरब वर्ल्ड। ये वो रूलर हैं जिनको बिल्कुल ही ख़त्म ही कर देगा था, मार गया था, ठीक है, मार दिया गया था। तो पहले तो ट्यूनीसिया के जो प्रेसिडेंट थे वो ज़ैनुल आबिदीन बिन अली ये थे, ठीक है। इनको जेल भेज दिया गया। ये 2019 में इनकी डेथ भी हो गई थी। मम्मर कज़ाफ़ी, आपको पता है, उनको सड़कों पर घसीटा गया था 2011 की, जो इतना ज़्यादा वहाँ पे मसाइल पैदा हो गए थे। हुस्नी मुबारक है, उनका भी कुछ इसी तरह का, इजिप्ट के जो हुस्नी मुबारक थे उनका भी इसी तरह का रूल था। बशारुल असद वो आज भी पावर में ज़रूर है सीरिया में, लेकिन मसला यह कि रिट नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ISIS कंट्रोल कर रही है, कई इलाके हैं कुर्द कंट्रोल कर रहे हैं, कई इलाके ये गवर्नमेंट, ये दिस इज़ सम टाइप ऑफ बिग मिक्स्ड जो थी। उसके अलावा हमाद बिन ईसा अल खलीफा, ये इनको बड़ा चैलेंज हुआ। अब बहरीन में आपको पता है, कोई पाकिस्तानी जाए, कोई इंडियन जाए तो उसको बड़ी आसानी से पुलिस में जॉब मिल जाती है। अब क्यों मिलती है? क्योंकि जो बहरीन के लोकल्स है ना, वो हैं शिया मेजॉरिटी में, ठीक है, जबकि जो पावर में है वो है सुन्नी मेजॉरिटी में। तो इस वजह से जो उस वक्त ईरान में भी बहरीन से ही प्रोटेस्ट जो ट्रांसफ़र हुए थे। अब वो समझ आ रहा है अब अरब वर्ल्ड का, अरब स्प्रिंग का ईरान में क्या तल्लक है। तो बहरीन से शिफ्ट हुए ईरान में, एंड बहरीन में जो इटसेल्फ जो थे वो हमाद बिन ईसा थे अल खलीफा, इन्होंने कुचल दिया था उस साजिश को। ईरान में भी कुछ इसी तरह के उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कर्टेल कर लिया था। यमन में अली अब्दुल्ला साले थे, उनको हौसी रेबल्स ने 2017 में मार दिया था, लेकिन वो 2012 तक वो वहाँ पे रहे थे, एंड ये उनका एंड हुआ था इन तमाम लोगों का। अब दूसरा जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना। चाइना जो है वो 2019 तक आप देख सकते हैं भाईजान, 1978 से लेकर 2019 तक आप चेक करें कि इसने तरक्की कितनी की है, कि इसका हर सिटीजन 10,000 USD कमा रहा है पर ईयर, ठीक है। GDP जो है वो 199.09 ट्रिलियन पे पहुंच गई थी 2019 में। अब तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब तो मैं आपको बताता हूँ आगे फिगर्स। पाकिस्तान का कितना है, इमेजिन दैट, पाकिस्तान का GDP पर कैपिटा, यानी कि पाकिस्तान का एक शहरी एक साल में कितने पैसे कमाता है? वो कमाता है तकरीबन $1200, ठीक है। एंड दिस इज़ द मिनिमम लिमिट ऑफ
स्टेटस ऑफ डेवलपिंग कंट्री, इससे ज़्यादा इससे नीचे आएंगे तो हम लोग अंडर डेवलप में चले जाएंगे। तो पाकिस्तान कमाता है 1200 एवरेज पाकिस्तानी जो है, जबकि चाइना कितना कमा रहा है $10,000। एक चाइनीज़ जो है ना वो $10,000 कमाता है, एंड दिस इज़ द अपर लिमिट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। इसके बाद जो है डेवलप कंट्रीज़ का नाम शुरू हो जाता है। तो आप इमेजिन करें एक कंट्री जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कर्व जा किस तरह रही है 1978 से लेकर ये चेक करें आप कितनी शार्प तरक्की की है चाइना ने। अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी 1985 में कितनी थी, यानी कि जीडीपी का जो साइज था, हुजम था, वो समझ नहीं आ रहा। चेक करें आप, लुक एट हेयर, आज 2022 है, लुक एट हेयर ये किस जगह पे जा रही है। ये तकरीबन 1600 जो हमारे पास $1 बिलियन है तक, और जो उसकी है 16,000 बिलियन डॉलर, जो यूएस की जो है ना वो है टोटल $19,000 बिलियन। तो चाइना विल सरपास यूएस वेरी सून। उसकी वजह क्या है, वजह मैं आपको बताता हूँ। और 2027 तक ये पहुंच जाएगा $30,000 बिलियन। ये बहुत ज़्यादा, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है। चाइना इज़ द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें बनाता है दुनिया के लिए। चाइना दुनिया की 28.7% चीज़ें क्रिएट करता है, यानी कि एक मोहल्ले में फैक्ट्री है और मोहल्ले की आधी जो ज़रूरियात है वो एक ही फैक्ट्री पूरी कर रही है। यूएस जो बनाता है वो 16.8% बनाता है, जापान 7.5% बनाता है। तो ये आप समझ आ रही है ना। चेक करें आप, चाइना 10,000 पहली चीज़ तो पर सिटीजन कितना कमाता है, 10,000 है। यूएस का काफ़ी ज़्यादा है, वो 30,000 के करीब है। लेकिन डज नॉट मैटर, ओवरऑल जो हुजम है वो कहाँ पे जा रहा है, वो चाइना का फ़िलहाल है $16,000 बिलियन, और जबकि 2027 तक कहाँ चला जाएगा, $30,000 बिलियन तक। और अगर हम बात करें चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर की, तो आप चेक कर सकते हैं 28.7% जो है दुनिया की चीज़ें वो कौन क्रिएट करता है, चाइना। ये एक छोटा सा मैप है जहाँ पे बताया जाता है, कंपैरिजन है कि बाकी दुनिया कितना बना रही है, यूरोप कितना बना रहा है, ठीक है। यूरोप तकरीबन 20% दुनिया का बना रहा है, चाइना 28% बना रहा है, रेस्ट ऑफ द एशिया जो है वो तकरीबन 12 से 13% बना रहा है। अब चेक करें अब, और ये 1990 में क्या सूरत हाल थी और 2013 में क्या सूरत हाल है, ये बड़ी सरप्राइजिंग स्टोरी ऑफ चाइना। दुनिया का बहुत मिनिमम अमाउंट बनाता था चाइना, ठीक है, 1990 में। रशिया बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करता था, लेकिन आज क्या कर रहा है, चाइना इज़ अ मेजर ग्लोबल प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अगर हम यूएसए और चाइना की बात करें तो यूएसए अभी भी चाइना से काफ़ी आगे है, लेकिन चीज़ें ऑब्वियसली चाइना के हक में जा रही हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो चाइना का बहुत ज़्यादा यूएस है। यूएस 3% के हिसाब से अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रहा है, जबकि जो चाइना है वो 7% के हिसाब से अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रहा है। उसी वजह से 2027 में क्या होगा, चाइना की इकोनॉमी चली जाएगी $30,000 पे। परचेजिंग पावर के लिहाज से भी जो चाइना है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन के लिहाज से ऑब्वियसली जो चाइना है वो इससे बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो जीडीपी की जो यूएस की वो $19,000 बिलियन है, जबकि चाइना की अभी 2018 में $13,000 बिलियन, 2019 में मैंने आपको बताया 16,000 हो गई थी और अभी इंक्रीज कर रही है। अब तीसरा जो फैक्टर है वो राइज ऑफ रशिया है। रशिया क्यों राइज कर रहा है दुनिया में, एक तो दुनिया ने तेल की जो कीमत है उसको समझ ली है, ठीक है। आज आपकी फैक्ट्री से लेकर गाड़ी तक हर चीज़ पेट्रोल पे चलती है। पेट्रोल कहाँ से आता है, पेट्रोल ज़मीन से आता है, और दुनिया में जो ममालिक जो है वो तेल प्रोड्यूस करते हैं और उनके पास इंडस्ट्री है, तो वो अपने आप को सुपर पावर मनवा सकते हैं। दे हैव द कैपेसिटी टू डू दैट। और अगर वो तेल एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दे, दैट्स आल्सो वैलिड पॉइंट। यूएसए दुनिया का 23.7% तेल प्रोड्यूस करता है, और गैस प्रोड्यूस करता है, जबकि रशिया क्या करता है, रशिया 16.6 प्रोड्यूस करता है और दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो अब एक्सपोर्ट करता है तो जो बंदा रिसीवर है वो डिपेंडेंट हो गया रशिया में। एक्सपोर्ट किसको होता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्सपोर्ट सारा का सारा यूरोप को जाती है, एक्सपोर्ट मैक्सिमम। ऑस्ट्रिया है, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, फिनलैंड, फ्रांस है, जर्मनी है। जर्मनी को तो 23.6% जो इंपोर्ट्स है वो इससे है, रशिया से। ग्रीस है, हंगरी है, इटली है, नीदरलैंड्स है, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्पेन एंड अदर यूरोपियन यूनियन। आप चेक कर सकते हैं
कि रशिया जो अपनी गैस है वो किसको देता है, वो सारे के सारे यूरोपियन ममालिक है उनको देता है। ठीक है, अब क्या हुआ, यूरोपीय ममालिक एनर्जी के लिए डिपेंडेंट हो गए रशिया पे। ठीक है जी, तो इस वजह से दूर हो गए यूएस से क्या हो गए, दूर हो गए। अब हम बात करते हैं ऑयल की। ऑयल में भी रशिया पीछे नहीं है। दुनिया का तकरीबन 13% जो है ऑयल प्रोड्यूस करता है कौन, रशिया। और नंबर 1 एक्सपोर्टर दोबारा कौन है, रशिया। सऊदी अरब भी तीसरे नंबर पे आता है प्रोडक्शन के मामले में, और एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे नंबर पे। यूएस जो है वो प्रोड्यूस तो करता है लेकिन उस तरह इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अब मज़े की बात यह है, रशिया दोबारा तेल भी तो यूरोपियंस को ही करता है, बुल्गारिया को करता है, चाइना को करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चेक को करता है, चेक को करता है, जर्मनी को करता है, फिनलैंड, फ्रांस, यूके, हंगरी, इंडिया, इटली, जापान, इनको करता है। तो अब इन सब की जो डिपेंडेंस है वो किस पे होने वाली है, वो रशिया पे होने वाली है। इस तरह रशिया क्या कर रहा है, दुनिया को कंट्रोल कर रहा है थ्रू द एनर्जी पर्सपेक्टिव आल्सो। और इसके अलावा रशिया की जो मिलिट्री है वो भी मैंने आपको बताया, S-400, Su-30, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर कर रही हैं। अगर दुनिया के प्रूवन ऑयल रिजर्व्स के बारे में बात किया जाए विदाउट ओपेक के अलावा, ओपेक में सबसे ज़्यादा जो है वो वेनेजुएला के पास है, सऊदी अरब के पास है उसके बाद आप देख सकते हैं सारे। लेकिन अगर प्रूवन ऑयल रिजर्व्स अगर हम बात करें नॉन ओपेक में, ठीक है, उसमें रशिया आता है दूसरे नंबर पे आफ्टर कनाडा। लेकिन कनाडा कैन नॉट एक्सट्रैक्ट इट्स ऑयल एज ईजी एज रशिया। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। अगर हम बात करें रशिया की जो सॉफ्ट पावर है वो बड़ी सरप्राइजिंगली आप देख सकते हैं, जो रेड में है वो सपोर्ट करते हैं रशिया को। और आप चेक करें कौन कौन रेड में है, पाकिस्तान भी रेड में है। तो ये बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर है कि पाकिस्तान आल्सो सपोर्ट्स रशिया इन रशिया यूक्रेन वार। ठीक है, सॉफ्ट पावर के लिहाज से दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गई अब। ठीक है, एक प्रो रशिया, एक एंटी रशिया है। ठीक है, कुछ ममालिक न्यूट्रल भी हैं जैसे इंडिया है, लेकिन बाय स्टेप्स इंडिया जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है। ठीक है, इंडिया रशिया से ट्रेड में वीट खरीद रहा है। तो अब वो मुझे बताएं ये किस लिहाज से न्यूट्रल है। तो ये वो चीज़ें हैं। इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की जो सैंक्शंस है रशिया पे उसको नहीं मान रहा, तो ये कैसे न्यूट्रल है। तो ये वो चीज़ है। तो रशिया जो है वो, ये आप चेक करें, यूरोप में भी एक मुल्क है बेलारूस के नाम से है ये, तो ये सपोर्ट करता है रशिया को। चाइना सपोर्ट करता है रशिया को, मंगोलिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, म्यांमार बड़ा सपोर्ट करता है क्योंकि म्यांमार में इस वक्त मिलिट्री रूल है। और जो है अमेरिका सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी को, तो ये भी एक रीज़न है। सीरिया, एरित्रिया, वेनेजुएला, ऐसे ममालिक जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि पूरा का पूरा जो यूरोप है और अमेरिका है वो फ़िलहाल तो कर रहे हैं अपोज टू रशिया। लेकिन मसला ये है, जब यूरोपियन यूनियन में इटसेल्फ बड़ी दरारें आ चुकी हैं। जर्मनी और फ्रांस कह रहे हैं हम रशिया पे किसी किस्म के सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनकी जो एनर्जी की जो नीड है ना वो रशिया से पूरी होती है। अगर वो सैंक्शंस लगाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर होता है ये कि उनकी एनर्जी की जो नीड्स है वो पूरी नहीं होंगी तो मुल्क बंद हो जाएंगे। तो वर्बली तो हर बंदा कह रहा है ये यूरोप में कि हम लोग एंटी रशिया, लेकिन बाय प्रैक्टिकल वो दे आर नॉट। ठीक है, अगर हम बात करें चाइना और रशिया की आपस में कोऑर्डिनेशन की, चाइना इकोनॉमिक पावर है और जो रशिया है वो एनर्जी पावर भी है और दूसरा मिलिट्री पावर भी है। चाइना मिलिट्री पावर नहीं है, चाइना इकोनॉमिक पावर है। तो आप चेक करें कि ये 20 सालों में रशिया और चाइना की ट्रेड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये इंपोर्ट्स हैं, चाइना राइज टू रशियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर में शेयर ऑफ रशियन इंपोर्ट्स फ्रॉम सेलेक्टेड कंट्रीज। और इसमें रशिया चाइना से कितनी ज़्यादा इंपोर्ट आती है टू रशिया। और सेम इज़ द केस विद एक्सपोर्ट्स आल्सो। रशिया एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है। इनफैक्ट इनकी जो $100 बिलियन की ट्रेड है इस वक्त, और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। ऐसा नहीं है कि यूएस के साथ जैसे थी वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है ना, उसकी तो $500 बिलियन में है लेकिन डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। द फ्यूचर इज़ कमिंग विद बोथ दीज कंट्रीज। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है। उसके बाद हम अगर बात करें दोनों को कंबाइनली, और ये क्या कर रहे हैं, ये यूएसए की जो मोनोपोली है ना सुपर पावर में, उसको काउंटर कर रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं, एक तो इनकी जो जियोपॉलिटिक्स है ना दोनों की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जियोपॉलिटिक्स क्यों, चाइना कैन कंट्रोल द वाटर्स ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, अब साउथ एशिया का जब पानी कंट्रोल कर सकता है तो दूसरा चीज़ पाकिस्तान जो है वो
ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना का। तो चाइना स्ट्रेस कर सकता है इंडिया और चाइना दोनों को टू एक्नॉलेज रशियन एफर्ट्स, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, इन दोनों का आपस में जो बॉर्डर है वो लैंड के जरिए है, ठीक है। दूसरा सी में भी है इनके जो शेयर है। तो ये दोनों ज़्यादा बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपनी मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन सोर्स के हवाले से। मिलिट्री के हवाले से मैंने आपको बता दी, चाइना तो इतना मिलिट्री वाइज नहीं है, लेकिन चाइना कैन इम्पोर्ट इट्स मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्राम रशिया, क्योंकि रशिया बहुत आगे है इस वक्त उसमें है। उसके अलावा T4 टैंक है इनके, Su-30 है, S-400 है, S-500 है, S-300 है, मिराज हैं, ठीक है। वो ये सारी जो सबमरीन्स हैं, उसके बाद फ्रिगेट्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी रशिया की। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज जो रशिया के पास है वो बड़ा बेनिफिट दे देते हैं इन दोनों ममालिक को, रशिया और चाइना दोनों को। जो ऑयल रिजर्व्स हैं सेकंड दुनिया में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे जो है, और गैस का भी यही सूरत हाल है। मार्केट फोर्स इन दोनों, अब रशिया चाइना की आबादी कितनी है, 1.4 बिलियन के करीब है, 1.5 बिलियन तकरीबन, और रशिया की कितनी है। तो इन दोनों की जो कंबाइन ह्यूमन फोर्स है वो बड़ी है। अब एक मुल्क को क्या चाहिए होता है, ह्यूमन फोर्स चाहिए होती है काम करने के लिए, तो ये इनके पास ऑलरेडी है। लेकिन अमेरिका के पास ऐसा नहीं है, अमेरिका के पास रिवर्स कर्व में चीज़ें जा रही है। अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो ओल्डर हो रही है, यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो ओल्डर हो रही है, चाइना की भी ओल्डर हो रही है। लेकिन चाइना के पास चूँकि ऑलरेडी इतना नंबर ज़्यादा है तो कम हो भी जाएगा, तो कितना कम होगा, दे कैन काउंटर अमेरिकन एंड अदर्स ईजिली, ठीक है। तो ये रीज़न है। अब इन सब चीज़ों को पढ़ने का मकसद क्या है, इन सब चीज़ों से साउथ एशिया में किस तरह चेंज आ रहे हैं, इन सब का इफ़ेक्ट साउथ एशिया में क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो साउथ एशियन ममालिक हैं वो रीएडजस्ट कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ को आने वाले चैलेंजेस के लिए। अब ऐसा किस तरह कर रहे हैं, इंडिया जो है वो रशिया से मेजर आर्म्स इंपोर्टर है, ठीक है। S-400 जो हैं, उसके बाद जो इनकी राइफल्स हैं, राइफल डी, ये रफाल नहीं है, राइफल्स है। राइफल बेसिकली वो गन है जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है, तो वो आती है सारी की सारी फ्रॉम रशिया, ठीक है। तो चाइना भी वही चीज़ इस्तेमाल करता है जो इंडिया इस्तेमाल करता है। उसके अलावा इंडिया जो है 30% चीपर ऑयल इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, और नेचुरल गैस भी। अब इस टाइम रशिया को ज़्यादा ज़रूरत है अपनी चीज़ें बेचने की, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए और वो अपना माल सस्ते दामों भी बेचेंगे, ठीक है। तो जब यूरोपियन नेशंस का ख़तरा है रशिया को कि वो आइसोलेट कर सकती हैं, तो इंडिया क्या कर रहा है, उनसे डील कर रहा है 30% चीपर ऑयल एंड नेचुरल गैस खरीदने के लिए। तो इस तरह रशिया के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं इंडिया में। तो इंडिया इस तरह अपने आप को ऑलरेडी रशियन कोर्ट में ज़रूर है, लेकिन मसला ये है कि इंडिया के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं यूएस के साथ भी, और यूएस आए दिन इंडिया को धमकियां देता रहता है कि रशिया के साथ अपने मामलात ख़त्म करें। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान इज आल्सो ट्राइंग टू गेट इन्वॉल्व इन द रशियन ब्लॉक, ठीक है, थ्रू चाइनीज इन्फ्लुएंस, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का बड़ा ऑल वेदर फ्रेंड है, और चाइना किसके कोर्ट में है, रशिया के कोर्ट में। तो क्या हो रहा है कि पाकिस्तान चाइना के लिए रशिया को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो यूएस के साथ अप एंड डाउन इन द रिलेशंस हैं वो भी फोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान को टू एक्सप्लोर द न्यू वर्ल्ड्स। और इसी की एक एग्जांपल है कि लास्ट ईयर मई में इमरान खान साहब ने विजिट किया था रशिया को, उसी के बाद से सारे के सारे मामला स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और इनफैक्ट रशिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड की जो लॉन्ग स्टैंडिंग एक आपको याद होगा 2015 में एक मुआहदा हुआ था, तो उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया था हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने विद द रशिया, और वो प्रपोजल आया भी हुआ है, और उस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, यू कैन चेक ऑन द चैनल। उसके अलावा पाकिस्तान ने रशिया के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू कर दी हैं 2016 से, और उसका मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है द्रुज़बा, और द्रुज़बा बेसिकली रशियन वर्ड है जिसका मतलब दोस्ती होता है। तो इस पे भी आएगा, मैंने वीडियो बनाई हुई है, यू कैन चेक दैट, ठीक है। उसके बाद रशिया ने पाकिस्तान में एनर्जी के कॉरिडोर बनाना शुरू कर दिए हैं, जैसे कि नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, क्योंकि पाकिस्तान एक एनर्जी डेफिसिट कंट्री है, और रशिया जानता है कि पाकिस्तान को फ्यूचर में जब भी तरक्की हुई तो रशिया की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो रशिया ने पाकिस्तान में
नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन के ज़रिए इस चीज़ की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा रशिया क्या करता है, CPEC को ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, टू रीच द वार्म वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन टू एक्सप्लोर द मार्केट्स ऑफ अफ्रीका। अब इसमें मसला यह है, पाकिस्तान क्यों ज्वाइन करना चाहेगा रशिया की एनर्जी कॉरिडोर को? उसकी एक तो वजह यह है कि जो रशिया है वो हमें कॉरिडोर खुद बना के दे रहा है। ये नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में 1 रुपया भी नहीं लग रहा, पाकिस्तान का 1 रुपया भी नहीं लग रहा, ये सारा का सारा पैसा रशिया लगाएगा। दूसरी चीज़, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू डिपेंड ऑन द गल्फ रीजन सोलली फॉर इट्स एनर्जी नीड्स। इस वजह से पाकिस्तान ने अपनी जो लेवरेज है उसको, गल्फ का लेवरेज है पाकिस्तान के ऊपर, उसको कम करने के लिए रशिया जैसी मार्केट को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। तो ये वो रीजंस हैं जिस वजह से जो साउथ एशियन रीजन में ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो दैट वाज all for today. Thank you very much for listening. Subscribe our channel, press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. PDF आपको मिल जाएगा, and thank you very much for listening.